नमस्कार। मैं जेम्स श्रीवास्तव एक हिंदी शिक्षक के रूप में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। 12वीं कक्षा के हिंदी आधार के लिए भक्तिन का ये दूसरा भाग है। जैसा कि मैंने पहले वीडियो में पहले भाग के बारे में विस्तृत चर्चा की थी, आज उसका दूसरा भाग। कहानी के दूसरे भाग में महादेवी वर्मा ने भक्तिन के जीवन के एक अलग पहलू को दर्शाया है। यहाँ पर उसके वैवाहिक जीवन या शादीशुदा जीवन के बारे में बताया है कि वो ससुराल आने के बाद उसका वैवाहिक जीवन किस प्रकार से चल रहा था, कौन कौन से सदस्यों के साथ वो अपने ससुराल में रह रही थी और उनका व्यवहार भक्तिन के प्रति किस प्रकार का था। जैसा कि मैंने पहले ही बताया, भक्तिन का जीवन संघर्षपूर्ण जीवन माना गया है। ऐसा कहा गया है महादेवी वर्मा के द्वारा कि भक्तिन का जीवन चुनौतियों से भरा हुआ क्यों था, यही इस पूरे के पूरे पाठ में समझाने का प्रयास किया गया है। भक्तिन ने 3 पुत्रियों को जन्म दिया, अर्थात उनकी 3 बेटियां थी। अब क्योंकि उनकी 3 बेटियां थी, इसलिए उपहास का पात्र बन चुकी थी भक्तिन। अब परिवार में ऐसे माहौल का कारण क्या था? परिवार में जो जेठानी थी, भक्तिन की जेठानी थी, उसके 2 बेटे थे और बेटियों अब यहाँ समझाने वाली बात यह है कि उस समय बेटियों को उतना अधिक महत्व नहीं दिया जाता था और जेठानी के क्योंकि 2 पुत्र थे, इसलिए जेठानी को या फिर जो पुत्र है उनका ज़्यादा खास ख्याल रखा जाता था, जबकि वहीं पर भक्तिन का कोई खास ख्याल तो क्या ख्याल ही नहीं रखा जाता था और उनकी बेटियों का भी उतना महत्व नहीं था उस परिवार में। उस समय के सामाजिक व्यवस्था कुछ इस प्रकार की थी कि लोग जब सुनते थे कि किसी बच्चे का जन्म होने वाला है तो सभी प्रसन्न हो जाते थे, लेकिन जैसे ही पता चलता था कि किसी बेटी का जन्म हुआ है, अर्थात लड़की का जन्म हुआ है, सभी लोग उदास निराश होकर वहां से वापस लौट जाते थे। उस समय बेटियों का जन्म किसी भी प्रकार से सहनीय नहीं माना जाता था। मतलब सभी लोग चाहते थे कि उनके घरों में बेटों का जन्म हो, बेटियों का नहीं। तो ऐसी सामाजिक व्यवस्था में रहकर भक्तिन अपनी बेटियों के साथ अपना जीवन यापन करती थी। घर के बाकी सदस्य उसके पति को भी भड़काने की कोशिश करते थे। उनके पति को भी ये समझाते रहते थे कि किसी भी प्रकार से वह अपनी पत्नी को महत्व ना दे, लेकिन उनका पति, भक्तिन का पति, इस प्रकार का व्यक्ति नहीं था। खैर, दिन भर वो भक्तिन अपने घर खेत खलिहानों की देखभाल करती थी, मेहनत करती थी। उनकी तीनों बेटियां भी धीरे धीरे भक्तिन के कामों में मदद करने लगी। बड़ी बेटी का विवाह भक्तिन ने बड़े धूमधाम से किया था। अफसोस की बात है कि 36 वर्ष की उम्र में उसके पति का निधन हो जाता है और जैसे ही उसके पति का निधन होता है, भक्तिन की स्थिति और भी अधिक दयनीय हो जाती है। अर्थात भक्तिन को पूछने वाला, भक्तिन की देखभाल करने वाला, भक्तिन के बेटियों का ख्याल रखने वाला ही उसका पति था। अब क्योंकि उसके पति की मृत्यु हो जाती है, इसके बाद उसकी असली जीवन परीक्षा शुरू हो जाती है। वह कठोर मेहनत तो करती है, ताने भी सुनती है, लेकिन इसके बावजूद भी कभी विरोध नहीं करती। अपनी तीनों बेटियों का विवाह तो उसने कर दिया, लेकिन बड़ी बेटी का विवाह क्योंकि सबसे पहले किया था उसने, इसीलिए कुछ समय के बाद, पति के मृत्यु के बाद, बाकी दोनों बेटियों का विवाह भी उसने किया और करने के बाद फिर छोटी बेटी के पति को घर जमाई बनाकर अपने घर में रख लिया। पहले भाग में जो मैंने समझाया था उस पाठ का ये दूसरा भाग है और दूसरे भाग में बस इतना ही। इससे अधिक यदि समझाया जाए या बताया जाए तो शायद यह पाठ उलझने लगेगा कि ज़रूरत से ज़्यादा किसी चीज़ को अगर समझाने का प्रयास किया जाए तो वो बातें सुलझने की जगह पर उलझने लगती है। इसलिए मैं इस भाग को यहीं पर समाप्त करता हूँ। बच्चों, वीडियो के अंत में 2 से 3 मिनट के लिए मैं विद्यार्थियों से बात करता हूँ। अगर 12वीं कक्षा के विद्यार्थी मुझे सुन रहे हैं, देख रहे हैं,
तो मैं आपसे एक सवाल ज़रूर पूछना चाहूँगा, और वो सवाल ये है कि क्या कभी कभी आपको ऐसा महसूस होता है कि मुख्य बिंदु अर्थात कोई इम्पोर्टेंट टॉपिक को एक्सप्लेन किया जा रहा है, विस्तार पूर्वक समझाने का प्रयास किया जा रहा है, तो बहुत अधिक समझाने के बाद, मतलब उस चीज़ को बहुत ही ज़्यादा समझाने के बाद, अगर कोई आपको समझा रहा है तो बहुत अधिक समझाने के बाद क्या आपको ऐसा महसूस होता है कि मूल बिंदु क्या है, मेन टॉपिक क्या है और समझाया क्या जा रहा है? क्या उस पूरे समझाने के प्रोसेस में, पूरे समझाने के बाद, क्या आप उस पूरे समझ को मूल बिंदु के साथ या मेन टॉपिक के साथ जोड़ पाते हैं? मैं आपसे ये सवाल कर रहा हूँ। कमेंट में आप इसका जवाब जरूर दीजिए यदि आप जवाब देना चाहें तो। ये सवाल इसलिए है क्योंकि मैंने बहुत बार ऐसा देखा है या बहुत सारे बच्चों से सुना है मैंने कि अगर कोई किसी चीज़ को समझा रहा है, कि वो किसी भी विषय में हो सकता है, हिंदी में भी हो सकता है या फिर अन्य विषयों में भी हो सकता है, क्योंकि मैं तो सिर्फ हिंदी पढ़ा रहा हूँ, आप सब लोग बाकी अन्य विषय भी पढ़ते हैं। तो मैंने सुना है, किसी बच्चे ने मुझसे कहा था कि सर, समझाया तो जा रहा है लेकिन कभी कभी इतना ज़्यादा समझा दिया जाता है कि हमें खुद नहीं समझ में आता कि मूल रूप से हमें समझाने की क्या कोशिश की जा रही है। मैं यहाँ पर एक बात कहना जरूर चाहूँगा कि किसी भी चीज़ को यदि ज़रूरत से ज़्यादा समझाने की कोशिश की जाए तो वो और भी ज़्यादा उलझती चली जाती है। इसलिए मेरा ये अपना व्यक्तिगत विचार है कि मूल तत्व अर्थात मूल टॉपिक को, जो मुख्य बिंदु है, समझाते वक्त ये ध्यान रखना आवश्यक है कि मूल जो बिंदु है, मेन टॉपिक है, उससे अलग हम ना जाए, क्योंकि यदि हम अलग चले जाते हैं तो फिर बच्चे भटकना शुरू कर देते हैं, और एक अगर बच्चे भटक गए तो फिर उन्हें रास्ते पर लाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आप सभी चीज़ों को एक साथ नहीं समझा सकते। इतना ज़्यादा ना समझाएं कि बच्चे उलझना शुरू हो जाए, उनकी मानसिक सोच आपके बराबर नहीं होती। इसलिए मेरा ये अपना व्यक्तिगत विचार है कि बच्चों को उतना ही समझाया जाना चाहिए जितनी समझ उनके काम आए। अत्यधिक समझाने के बाद उनकी समझ ही काम नहीं आएगी तो फिर वो समझाना किस काम का। तो बच्चों, आप कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं, क्योंकि आप सबको बहुत अच्छी तरह से पता है कि बहुत तेज़ चलती हुई ट्रेन और ज़रूरत से ज़्यादा चलता हुआ ब्रेन झटके बहुत देती है। बाकी आप खुद समझदार हैं। धन्यवाद।